यस नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। जैसा कि आज अपन जिस टॉपिक पर अपन चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है COP13। यस जस्ट यस नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना दिल्ली करंट अफेयर एनालिसिस का बेलेन COP30 समिट। इट मीन्स बेलेन समिट भी इसको इस नाम से जाना जाता है। क्यों खास है बेलेम? कहाँ पर है बेलेम? इस सिटी में कौन सी समिट ऑर्गेनाइज हो रही है और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम सबको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक और करंट से रिलेटेड ये टॉपिक और नेशनल न्यूज से रिलेटेड से भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आरपीएससी, यूपीएससी तमाम प्रकार के एग्जाम हैं, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम सबको जानना ये बहुत ही अति आवश्यक है। यस जो न्यू स्टूडेंट आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सबसे इन सब से मेरे को एनर्जी मिलती है और उन एनर्जी से मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से इंफॉर्मेटिव सेशन लाता रहूं। थैंक यू जुड़ने के लिए। आइए अपन आगे बेलेम COP30 समिट पर आज डिटेल सेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या है बेलेम? बेलेम महत्वपूर्ण क्यों है? वाई बेलेम इज इम्पोर्टेंट? की थीम ऑफ COP30 क्या की थीम है? मुख्य विषय क्या है इसके? व्हाट इज COP? क्यों है COP? क्या है ये? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? यूएन UNFCCC ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है? इन सब पर अपन डिटेल सेशन करेंगे। यस यस इट मीन्स जैसे बेलेन समिट 2015, ये बेलेन समिट है जो कॉप, जिससे अपन COP30 कहा जाता है। इससे पहले कॉप की लंबी सारी लिस्ट है। इसका मतलब COP30 का मतलब है कॉप के बहुत सारे पहले समिट हो चुके हैं जो पर ईयर होते हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। इनमें क्या क्या अपन टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, परिचय इसका क्या है, व्हाट इज कॉप, कॉप क्या है, वाई बेलेम इज इम्पोर्टेंट, बेलेम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है इसका महत्व, की थीम मुख्य विषय क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFF, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी फॉरएवर फैसिलिटी लॉन्च, ये क्या है, कौन सा घोषणा पत्र है या कौन किस प्रकार की जो घोषणा फंड को लेकर के जो घोषणा की गई है उन सब के बारे में। ग्लोबल स्टॉक टेक इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड ये क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। इंडिया का रोल क्या है COP30 में? इंडिया एज ए ऑब्जर्वर है, उनके बारे में अपन डिटेल देखेंगे। कंट्री ओवरव्यू, ये बेलेन कहाँ पर है तो उस कंट्री के आसपास उसकी नेबरिंग कंट्री कौन सी है, उस कंट्री की लोकेशन वर्ल्ड में कहाँ है, वो मैप पर अपन देखेंगे। फिर बाद में लास्ट में फाइनली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्यूज है, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज क्वेश्चन के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे। यस, कोप क्या है? व्हाट इज कोप? कोप Conference of Parties is annually meeting of all country that sign that UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change in 1992। 1992 में ये UNFCCC की जो कंट्रीज हैं उन्होंने कॉप को लेकर के एक साइन एग्रीमेंट किया कि हम पर ईयर एक एनुअल मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग क्यों करते हैं हम मीटिंग? दिस मीटिंग रिव्यू क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एंड नेगोशिएटेड एग्रीमेंट लाइक क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल जो क्योटो प्रोटोकॉल जो मीटिंग है मीट है वो 1997 में क्योटो जापान में हुई। वो जिसको इस क्योटो प्रोटोकॉल को नाम से 6 मेजर जो गैसेज हैं उन गैसेज को लेकर के ये क्योटो प्रोटोकॉल, इट मीन जैसे कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता है और क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के जो ये गैसेज मेजर इंपोर्टेंट जो गैसेज हैं इन सब के ऊपर
कि इसका इमिशन को लेकर के क्योटो प्रोटोकॉल, जो इस क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य थीम थी। देन अपन देखें तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में पेरिस फ्रांस में हुआ, जो कि एक ब्लेंडेड है इन द सेंस, जैसे ये ब्लाइंड कर रखा है कि हमारी जो टेम्परेचर को लेकर के है, इस सेंचुरी में टेम्परेचर कितना राइज और उसको लेकर के क्या क्या हम इम्प्लीमेंटेशन किए गए, और अदर कंट्रीज को किस प्रकार से हम बाइंड अप करते हैं ग्लोबली लेवल पर, यूएन लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, इन सबको लेकर के हम पर ईयर एक कॉप मीटिंग होती है जो इसका एक रिव्यू लेती है कि क्लाइमेट चेंज और कंजर्वेशन को लेकर, कन्वेंशन को लेकर के, क्लाइमेट के ऊपर जितना भी हमने जो पर ईयर अपन मीटिंग ले रहे हैं उसका रिव्यू लेते हैं कि क्या हमने जो टारगेट लिए हैं वो रियल में इफेक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, इसलिए हमने ये बाइलिंगुअल लेक्चर बनाया है जो दोनों बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, ये जो हमारा टॉपिक है, सेशन है, जो कि इम्पोर्टेंट हो। यस, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज उन देशों का एक वार्षिक बैठक है जिन्होंने 1992 में यूएनएफसीसी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इन बैठक में वैश्विक जलवायु कार्यों की समीक्षा, जो हमारे वैश्विक जलवायु है उसके कार्यों की समीक्षा होती है, और क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, और जिसके ऊपर मेजर 6 गैसेज, इसके ऊपर आगे अपन एक और डिटेल सेशन लेके आएंगे जिसमें अपन डिस्कस करेंगे। पेरिस भी है जो कि 2015 के अंदर, ये भी अपने आप में ब्लेंडेड है इन द सेंस, जैसे कि एग्रीमेंट जहां पर हम सभी को कितना कार्बन उत्सर्जित करना है उन सब से रिलेटेड लेकर के, टेम्परेचर को लेकर के एक अहम बैठक थी। या COP13 क्या है, इसका नाम बेलेम क्यों रखा गया है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। COP13 इज ए 25 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बेलेम, ब्राजील। इसको बेलेम भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेलेम शहर में, ब्राजील के बेलेम शहर में ये COP30 ऑर्गेनाइज हो रही है। वो कब हो रही है, जैसे कि 10 to 21 नवंबर, इस दौरान, जैसे कि आज अपन सेशन कर रहे हैं और इस दौरान ये मीटिंग वहां पर चल रही है, 25 में है। हाँ, इट इज द 30 मीटिंग, ये 30 यानी कि 30वीं मीटिंग है ये ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर द UNFCCC। COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 30वां सत्र है। ये 30वां सत्र है, समिट है, या जो कि 10 से लेकर के 21 नवंबर 2025 तक बेलेम में, एक ब्राजील में आयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत प्रति वर्ष आयोजित मुख्य वैश्विक जलवायु सम्मेलन है। दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। यस, बेलेम क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ है बेलेम? बेलेम लाई इन द अमेजोन फॉरेस्ट। ये हमारा ब्राजील है। इस ब्राजील में यहाँ देखोगे तो अंटार्कटिक और दक्षिणी अमेरिका की जो कोस्ट है, यहाँ पर बेलेम कंट्री, इसको अमेजोन सिटी भी कहा जाता है। ये अमेजोन फॉरेस्ट में ये कंट्री है। या इसका आगे अपन देखेंगे कि मेजरली क्या कारण रहे कि यहाँ पर ये इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। या आगे देखते हैं अपन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन सिंक है, या कार्बन को सिंक करने वाले वर्ल्ड के लार्जेस्ट, इसलिए इसको अपन लंग्स ऑफ अर्थ कहा गया है, लंग्स ऑफ अर्थ। सर्वाधिक हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये सिंक करते हैं, और ऑक्सीजन वर्ल्ड की सबसे, जैसे कि अपन कहा जाए कि इसीलिए इसको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। पृथ्वी की श्वसन क्रिया में पृथ्वी के ऑक्सीजन में मेजर रोल है इन सब का। अपन देखते हैं होस्टिंग COP30 here symbolize urgency for forest conservation and indigenous right। वहाँ का अमेजोन फॉरेस्ट है, इसका कंजर्वेशन लेकर के, और इंडिजीनियस वहाँ का जो जनजाति समुदाय है
जनजातीय समुदाय के महत्व संदेश दिया गया है, जैसे कि बेलेम वर्षा वन के हृदय में स्थित है। ये वर्षा अमेजन के वर्षा वन इसके हृदय में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। यहाँ सम्मेलन आयोजित कर दुनिया को जंगल संरक्षण, इट मीन्स फॉरेस्ट को संरक्षण या कंजर्वेशन या जनजातीय समुदायों के महत्व का संदेश दिया गया है। सो बेलेम इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए ये बेलेम इम्पोर्टेंट है। बेलेम कंजर्वेशन, बेलेम जो समिट है हमारी, जो कि इम्पोर्टेंट है। यस, बेलेम कहाँ है? बेलेम ब्राजील में है, जो कि रेन फॉरेस्ट सिटी जिसको कहा जाता है, अमेजन से रेन फॉरेस्ट सिटी कहा जाता है। और जो कि हम देखेंगे तो यहाँ इसकी लोकेशन है, हमें ये ध्यान रखना जरूरी है। इसकी लोकेशन कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट, जिसमें फर्स्ट पेपर में आल्सो एनवायरमेंट का पोर्शन है। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट पेपर में भी अपने आप में इन्वायरमेंट को लेकर के जो 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आल्सो ज्योग्राफी को लेकर के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ का, आरपीएससी एंड यूपीएससी, इन सब के लिए टॉपिक बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अपन इसको कवर कर रहे हैं। और आई होप ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रूटफुल होगा और आप इसको अच्छे तरीके से और समझेंगे। यस, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ये आप देख सकते हैं बेलेम की जो लोकेशन है यहाँ है। ये अपने आप में एक टूरिस्ट सिटी है। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है टूरिज्म, पर्यटक। इसलिए कारण न्यूज़ यहाँ जो कि ओशियन बीचेस हैं, समुद्री तटों के कारण यहाँ पर बहुत ही एक कहने की एक स्वास्थ्यवर्धक के साथ साथ बहुत ही हरा भरा, वर्ष भर हरा भरा रहने वाला ये लोकेशन है, जिसलिए यहाँ पर लोग सर्वाधिक टूरिस्ट के बेसिस पर जाते हैं। और ये सिटी भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। दूसरा अपन देखें तो एकदम विश्व के जो हृदय हार्ट सिटी है, जो अपना अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, उसके उसी के अंदर ये बेलेम शहर आता है ब्राजील में, इसलिए अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यस, यहाँ पर भी अपन देखेंगे जो कि हमारा बेलेम यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसमें भी अपन देख सकते हैं, या वर्ल्ड के लोकेशन पर देखोगे तो यह हमारा जैसे कि अटलांटिक ओशन है, यहाँ है हमारा बेलेम। ठीक है, जो कि बिल्कुल भूमध्य रेखा के अपन इस डायरेक्शन में अपन देखते हैं तो यह है। और ये अपन देखें तो कौन सा महासागर या ओशन है, वो है अटलांटिक ओशन। यस, और जैसे कि कॉन्टिनेंट देखेंगे तो हमारा ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर ये अपने आप में टॉपिक है। ये लोकेशन है इसकी जहाँ पर ये लाई करता है। यस, नेक्स्ट वन, की थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है COP30 के? नंबर 1, जैसे कि अपन देखते हैं तो इसका की थीम में है वो है क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट के लिए, जलवायु के लिए एक वित्त। $100 बिलियन पर ईयर प्लेज रिन्यूएबल इनहांस फंडिंग फॉर वल्नरेबल कंट्रीज एंड अकाउंटेबिलिटीज फॉर डेवलपिंग कंट्री। जो विकसित देश हैं उन लोगों से उनकी ये जिम्मेदारी तय करना है कि आप तो जो कमजोर देश हैं उनको इस प्रकार से पुनर्जीवित करने के लिए एक वित्तीय सहायता, एक फंड करें, जो जिससे उन सब का एनहांसमेंट हो सके, उनको वापस एक अनुकूलन कर सके, या फिर उन सब का पुनर्जीवन किया जा सके। नेक्स्ट वन, इसमें और क्या मुख्य थीम है इसके? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। यह एक घोषणा है, इस प्रकार से लॉन्च किया गया, जिसको अपन कहते हैं वैश्विक उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण फंड है। ये भी अपने आप में एक फंड है। ऑब्जेक्टिव, पे कंट्रीज फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग एंड आल्सो उसमें अपन देखते हैं तो इंडिजिनियस कम्युनिटी एम्पावरमेंट, ब्लेंडेड फाइनेंस, जो पब्लिक एंड प्राइवेट, जंगलों को बचाने वाले देशों को आर्थिक प्रोत्साहन, जंगल बचाने वाले देशों को आर्थिक प्रोत्साहन, सैटेलाइट आधार पर निगरानी, आदिवासी समुदाय को लाभ, और सार्वजनिक और नीति वित्त मॉडल। ये एक प्रकार का मॉडल है जिसमें हमें जंगलों को बचाना है उसके लिए, और आज जिसके लिए आर्थिक सहायता है, प्रोत्साहन। और दूसरा अपन देखते हैं तो सैटेलाइट आधारित इन सब की निगरानी करनी, और
इंडिजीनियस समुदाय हैं, जो अपने आप में आदिवासी समुदाय हैं। इस प्रकार के जो COP30 के अंदर हम देखें तो इसका जो मेजर थीम है या की पॉइंट है, जहाँ से अपन इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या इस आउटकम क्या रहेगा हमारा COP30 का। इसमें अपन भले ही इस प्रकार के बड़े-बड़े फंड रिलीज़ कर रहे हैं, पर फिर भी उसी शहर से जहाँ से बेलेम शहर जहाँ पर बेलेम शहर है, जहाँ पर जैसे कि ब्राज़ील है, ब्राज़ील में रेन फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट है। पर इस न्यूज़ को भी अपन देखेंगे, जैसे कि जहाँ पर ब्राज़ील जहाँ पेड़ बचाने के लिए विश्व सम्मेलन चल रहा है, वहाँ रोज़ाना 50,000 वनों की कटाई हो रही है। बड़े-बड़े फंड रिलीज़ किए जा रहे हैं और इस फंड का मीन्स यही है कि ये फंड किस लिए? इन प्रोटेक्शन किया जाए, इन ट्री का, इन फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन किया जाए। इन फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन या फिर इनको कंजर्वेशन करने के लिए। बट क्या हो रहा है वहां पर ईयर, जैसे कि पर डे पर देखा जाए तो वहां पर रोजाना प्रत्येक दिन 50,000 पेड़ों की कटाई हो रही है। ये वही बेलेम शहर है ब्राजील का, जैसे कि अपन देख रहे हैं बेलेम शहर 10 से लेकर 21 नवंबर तक यहाँ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन होने जा रहा है, आयोजित होने जा रहा है, वहां पर इस प्रकार की ये घटनाएं अपन देखते हैं। क्या हम वास्तव में इन पेड़ों को बचा रहे हैं? यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंजेस पर जो जिस प्रकार से हम लोगों की ओर से, पूरे वर्ल्ड की ओर से, यूएन की ओर से, यूनाइटेड नेशन की ओर से जो हमें इस प्रकार की जो न्यूज़ अपन देखते हैं, तो वो अपने आप में बड़ी विचलित करने वाली है कि क्या ये सिर्फ मीटिंगें सिर्फ ओनली कागजों में हो रही है या फिर रियल में इसका कोई औचित्य है। यदि नहीं है तो आई होप और ये हम सबको जागरूक होना होगा कि हमें इन फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करना होगा। अदरवाइज आने वाले टाइम में हम जैसे कि क्लाइमेट चेंज के रूप में अपन देखते हैं, वो बहुत बड़ा अपने आप में विकट समस्या उत्पन्न होने वाली है, जिसमें ऑक्सीजन को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के ये बहुत बड़ी इस अर्थ पर समस्या देखने को मिलेगी, जैसे कि हम हर समय अपन देखते हैं लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट फायर हो जाती है, लार्ज स्केल पर बहुत अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, ग्लेशियर मेल्टिंग अपने आप में देखा जाता है। तो वो ग्लेशियर मेल्टिंग भी इसी का ही पार्ट है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होने से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। इसलिए यूएन और वर्ल्ड लेवल पर इस प्रकार के समिट हो रहे हैं, और उन समिट का भी अपने आप में सिर्फ कागजों में न होकर के इसका रियल औचित्य भी होना चाहिए। हमें पढ़ना होगा, हम सबको जागरूक होना चाहिए, हमको अवेयर होना होगा, देन ये सारी चीजें अपन को देखने को आगे जाकर के हम सबका एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एनवायरमेंट में। यस, नेक्स्ट वन, ग्लोबल स्टॉक टेक इम्प्लीमेंटेशन। ये अपने आप में ग्लोबल स्टॉक टेक इम्प्लीमेंटेशन, ये जैसे कि COP28 दुबई में ये जीएसटी आउटकम था, जिससे कि वो भी उस पर ज्यादातर फोकस किया गया, इम्प्लीमेंटेशन पाथ वे। COP28 एंड COP28 दुबई में हुए ग्लोबल स्टॉक टेक के आधार पर COP30 में क्रियान्वित रोड मैप प्राथमिकता दी गई है कि हमें 28 में जो रोड मैप लेके चले थे कि हमारी जो नेक्स्ट समिट है और उस दौरान हमें कौन कौन से लक्ष्य को पूरा करना है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इसी के आधार पर रोड मैप को तैयार करते हुए इसमें भी देखा गया। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? ऑपरेशनलाइजेशन एंड कंपेशन फॉर क्लाइमेट अफेक्टेड नेशन फंडिंग स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन। इसमें जैसे कि अपन देखते हैं कि जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों को सहायता, ये फंड लॉस एंड डैमेज फंड है। जैसे कि औपचारिक रूप में देखा जाए कि वर्ल्ड लेवल पर जो क्लाइमेट से जिसमें जिन जिन कंट्रियों में जो लॉस हो रहा है या फिर जैसे कि डैमेज हो रहे हैं, जैसे डिजास्टर से जो भी डैमेज हो रहा है, वो ग्लोबली लेवल पर उन सब कंट्रियों को फंड किया जाए, उसको आर्थिक सहायता दी जाए, एक इकोनॉमिक हेल्प की जाए। वो इस प्रकार का फंड भी वहाँ पर रेज किया जाएगा, और देन ये अपन इस फंड को इन सब चीज़ों में काम में लेंगे जो रियल में प्रभावित देश हैं, वहाँ पर अफेक्टेड देश हैं, उन सबको ये सहायता देनी होगी। एनर्जी 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 ट्रांजिशन कमिटमेंट। एनर्जी ट्रांजिशन कमिटमेंट का मतलब है कि आज तक हम फॉसिल्स फ्यूल पर डिपेंड हैं,
वहां से चेंज होकर के हमें रिन्यूएबल फ्यूल पे आना है या रिन्यूएबल एनर्जी पे आना है। फॉसिल्स फ्यूल से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी पे आना है, जैसे कि ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल करना है, नवीनीकरण को 3 गुना कर देना है। दूसरा अपन देखें तो फेजिंग डाउन unabated fossils fuel transition support बी टू डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री है उनके सपोर्ट से हमें जो विकसित देशों की तकनीकी की सहायता से जो हमारा जीवाश्म ईंधन है उसको एक स्टेज वाइज फेजेज वाइज इसको डाउन करना है, इसका यूज डाउन करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कार्बन इमिशन हो रहा है वो कार्बन मेन रीजन है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल्स फ्यूल इज मेजर रीजन, जिसमें अपन देखा जाए कि सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन इसी में होता है, और कार्बन ही मेजर जिसको अपन कहा जाए कि जो रीजन है कि सर्वाधिक जो ग्लोबली लेवल पर जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं वो कार्बन, ड्यू टू कार्बन टेम्परेचर वगैरह वगैरह इन सब में अपन देखेंगे तो ड्यू टू कार्बन से है। पर हमें इसको फेजिंग डाउन करना है, वो इन सब देशों की बड़ी तकनीकी विकसित देश है उनसे हेल्प लेकर के हमें। पर दूसरा क्या करना है वो नवीनीकरण ऊर्जा को 3 गुना करना है, इसको बढ़ाना है। एनर्जी जिसको अपन कह सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन कमिटीज हैं जो इन सब पर काम करना है। ये अपने आप में COP30 के आउटकम है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज रोल ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या रोल है इन COP30 में इंडिया का क्या रोल, भारत का क्या मुख्य भूमिका है। की पॉइंट में देखेंगे ज्वाइन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी एज एन ऑब्जर्वर, emphasized लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इट मीन्स जैसे कि हमारा इंडिया है वो एज ए ऑब्जर्वर यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। पुश्ड फॉर इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR highlighted initiative just like Solar Alliance, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, EV मोबिलिटी। हम ऑब्जर्वर जैसे कि भारत टी यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। लाइफ मिशन पर जोर जैसे कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज सिद्धांत पर पुनः पुष्टि और सौर ऊर्जा हरित क्रेडिट इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्रयासों जैसे का उल्लेख करता है। वो हम ऑब्जर्वर के तौर पर इंडिया इस COP30 में है। एंड देन जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर, या दिस इज ए रोल ऑफ इंडिया, दिस इज इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इंडिया। और हम वर्ल्ड को जैसे न्यू इनिशिएटिव पर हाईलाइट करके दिखाते हैं, और इंडिया अपने आप में इन सब चीज़ों को जैसे सोलर अलायंसेज और ग्रीन क्रेडिट कार्ड ऐसे EV मोबिलिटी पर भी हम आगे वर्क कर रहे हैं। इन सब पर हम अपने आप में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। या नेक्स्ट देखते हैं मेजर आउटकम क्या है, COP30 के मेजर आउटकम क्या रहे, प्रमुख परिणाम क्या है। नंबर 1 इस देखेंगे अपन जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड TFF, या ये फंड था, किस लिए फंड था, फॉरेस्ट को फॉरेस्ट कंजर्वेशन और इंडिजीनियस कम्युनिटी है जिसको अपन ST ट्राइब है, वर्ल्ड लेवल पर जो ट्राइब है जो इन फॉरेस्ट में रह रही है इनको एम्पावर करना। यस नेक्स्ट वन इज ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस रिफॉर्म। जो ग्लोबल क्लाइमेट रिफॉर्म है जिसको अपन कहते हैं जलवायु वित्त है, उसको रिफॉर्म करके जो कंट्रीज हैं वो उन सबको जो क्लाइमेट रिलेटेड या क्लाइमेट हैजार्ड से जितनी कंट्री अफेक्टेड होती है उनको किस प्रकार से हमें फंड के रूप में हेल्प करना है। अमेजॉन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिक्लेरेशन, अमेजॉन के फॉरेस्ट हैं यानी कि अमेजॉन जो अमेजॉन 1 है उनको प्रोटेक्शन को लेकर के डिक्लेरेशन, या इंडिजीनियस राइट एंड फॉरेस्ट गवर्नेंस एग्रीमेंट, जो इंडिजिनियस वहाँ का जो समुदाय है उनकी संस्कृति को लेकर उनके राइट को लेकर के, और जो फॉरेस्ट गवर्नेंस, या अपडेटेड
डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC को रोड मैप किया गया है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कि हम सब का अपने आप में प्रत्येक कंट्री वाइज का किस प्रकार की कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो अपने आप में इसमें भी ये आउटकम या प्रपोजल हुआ। स्ट्रॉन्ग पुश टूवर्ड द फॉसिल्स फ्यूल फेज डाउन, ये जैसे कि अपन ने आगे कवर करा लास्ट वाली जो अपन ने इसमें अपन देखें तो जो फॉसिल्स फ्यूल है इसको फेज डाउन करना है। और ट्रिपलिंग क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और जो फेज डाउन है, फेज डाउन फॉसिल्स फ्यूल, फेज डाउन फॉसिल फ्यूल बिकॉज कारण कार्बन इमिशन, सर्वाधिक कार्बन यानी कि ह्यूज ऑफ अमाउंट ऑफ जो कार्बन इमिशन है वो इसी से होता है। इससे क्या क्या आउटकम हुए या फिर क्या क्या अफेक्टेड हुए, एनवायरमेंट किस प्रकार से अफेक्टेड होता है, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग, वो है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट वन अपन देखेंगे तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज, उसके बाद अपन देखते हैं तो अर्बन हीट आइलैंड, आइसलैंड क्या होता है अर्बन हीट आइलैंड? ये जैसे कि अपन कोई शहरी क्षेत्र है तो उसमें देखेंगे वहाँ का टेम्परेचर और उसके आसपास के क्षेत्र का टेम्परेचर है, यहाँ आपको टेम्परेचर कम होगा तो इस क्षेत्र में देखेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा है। क्या रीजन है? या ड्यू टू फॉसिल्स फ्यूल कार्बन, सर्वाधिक व्हीकल ज़्यादा है यहाँ पर। और व्हीकल के साथ साथ अपन देखेंगे तो यहाँ पर अपन प्रत्येक जो मूवमेंट है, एक्सेसिबिलिटी है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे तो जो पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन के कारण अर्बन हीट बनते हैं। जैसे कि इसके सराउंडिंग एरिया से यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिससे इन क्षेत्र शहरों में ये इसको कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड। ग्लेशियर मेल्टिंग या ग्लेशियर मेल्टिंग, ये भी अपने आप में ये सारी है जो कि फॉसिल्स फ्यूल है, हमें फेज डाउन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन चैलेंजेस हाईलाइटेड, प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है इसमें अपन देखेंगे तो क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के हैं, वो गैप रिमेनिंग ह्यूज। नेक्स्ट वन फॉसिल्स फ्यूल फेज आउट करना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसको यूनिवर्सली क्योंकि कारण अपन देखेंगे तो डेवलपिंग कंट्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है, इजीली है, या जैसे कि डेवलप्ड कंट्री है, उनके लिए तो इजी है। बट जो डेवलपिंग है, जिनका अभी तक यहाँ डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग, उन कंट्रीज के लिए क्या है, इन्होंने तो अभी अपना विकास भी नहीं किया है, इनका अपना लाइफ स्टाइल भी लो है, तो इसके लिए इसको एक्सेप्ट करना, यूनिवर्सली एक्सेप्ट करना अपने आप में बड़ा चैलेंजेस है, हम सब के लिए चैलेंजेस है। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो अपने आप में कर दे कि उन्होंने अपना जो कि वर्ल्ड का जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो यूज करके, मेजर रिसोर्सेज को यूज किया, और यूज करने के बाद में अपने आप को उन्होंने इतना डेवलप बना दिया है कि आज वो हाँ सडनली वो चेंजेस हो सकते हैं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी पर वो आज जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं, अदर भी अपन देखेंगे तो इन कंट्रीज के ऊपर कहाँ है डेवलपमेंट, और इससे इन सबको एक्सेप्ट करना बड़ा बड़ा ही एक चैलेंजेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो डेवलपिंग कंट्री डिमांड हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो एक हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। अडेप्टेशन फाइनेंस स्टिल इनसफिशियंट, इट मीन्स ये फाइनेंस को लेकर के स्टिल इनसफिशियंट। हाँ, नेक्स्ट वन अपन देखते हैं तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज अप्रोचिंग, ये जो लिमिट है, जो हमारा ग्लोबली टेम्परेचर है
वो राइज यानी कि यहाँ के तक की जो हमें निकट तक है, यानी कि 1.5 सेल्सियस सीमा के निकट जो दुनिया का टेम्परेचर इस सेंचुरी का देखते हैं। जैसे कि जलवायु वित्त में भारी कमी है, क्योंकि सभी कंट्री हैं अब वो अपने आप में डेवलप नहीं है। जीवाश्म ईंधन पर वैश्विक सहमति नहीं है, कारण जैसे कि अपन ने डिस्कस कर लिया। ऐतिहासिक जिम्मेदारी पर मतभेद है, कौन जिम्मेदारी उठाना चाहे, कि भाई कौन सी कंट्री है अपने आप में इसको कहे कि यस मैं इसको आगे लेकर के पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस क्लाइमेट के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि सभी अपना अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो सभी डेवलपमेंट में जो अंडर डेवलपमेंट है, डेवलपिंग कंट्री है, वो तो कर सकते हैं, फंड भी दे सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। पर अंडर डेवलपमेंट जो अपना खुद का भी विकास नहीं किया है, वो इन सब पर किस प्रकार से करे। अनुकूलन हेतु फंड जो कमी है उसको लेकर के भी हमारे पर ये चैलेंजेस है, और भी हो सकते हैं चैलेंजेस, बट हाँ ये जो मेजर चैलेंजेस हैं जो मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए, और डिस्कस भी अपन इन चीजों को कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है? COP30 represent as a critical shift uh, from message to implementation. The decision to protect tropical forest and expand climate finance is a major step toward the global climate justice. इट मीन्स जैसे कि COP30 में वादों से क्रियान्वयन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये जैसे कि एक क्रिटिकली अपन देखा जाए तो यहाँ जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, किसकी ओर है? जो प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंटेशन, हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंट करने की ओर से, हमने क्रियान्वित करने की ओर से पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो प्रॉमिस किया गया कि हम वर्ल्ड में इस प्रकार से हो रही क्लाइमेट चेंजेस पर वर्क करेंगे, उसके ऊपर। दूसरा अपन देखते हैं उष्णकटिबंधीय जंगलों की सुरक्षा और जलवायु वित्त में विस्तार हो रहा है, विस्तार किया गया। दोनों वैश्विक वैश्विक जलवायु न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इट मीन जैसे कि ये उष्णकटिबंधीय जंगलों की सुरक्षा और जलवायु वित्त है, ये दो मेजर इसमें COP30 के अंदर हम लोगों ने COP30 में जो जितने भी हमारे UN के जो पार्टीज हैं या फिर COP30 में जो कंट्रीज हैं, उन सब ने मिलकर के ये बहुत बड़े टू मेजर उपलब्धियां जिसको कहा जा सके, जिन पर अपन इम्प्लीमेंट करने की प्रॉमिस किया गया। नेक्स्ट वन देखते हैं आगे। यस, क्या कुछ इस प्रकार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो ये टॉपिक कितना अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी और आरपीएससी लेवल पर भी देखेंगे तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। प्री के बाद में जो हमारा मेंस एग्जाम होता है, उस मेंस एग्जाम में हमें इन सब पर और करंट से बहुत सारे, ये हमारा जीएस का टॉपिक, जनरल स्टडी का जो टॉपिक है इसको अपन लेके, और ये अपना अपने उसका टॉपिक है, तो ये हमारा जीएस टॉपिक को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं जैसे कि क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ COP30 हेल्ड इन बेलेम। जो बेलेम यानी कि उसके ऊपर आप डिस्कस करें और महत्व क्या है, इंपोर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है COP30 के। क्या देखेंगे अपन, अमेजोन, इसकी लोकेशन अमेजोन है। लॉन्च द फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, रिन्यूएबल रिन्यूएबल फोकस एंड क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फोकस इसमें मेजर की अपन को उसको ध्यान में रखते हुए इसको अपन लिखना बहुत अनिवार्य इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा जो लिखने का जो आंसर है वो और भी इफेक्टिव हो सके। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन जो कि पाथवे पर अपन देखेंगे 28 कॉप में, जो कि अपने आप में दुबई में हुई थी। नेक्स्ट वन, एम्फेसाइज्ड इंडिजीनियस राइट इन द सेंस जो हमारी जनजातियां हैं उनके राइट को लेकर के भी हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। अर्जेंट एक्शन टूवर्ड लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज के ऊपर भी हम उसको लिमिटिंग को लेकर के, या COP30 महत्व अमेजोन में आयोजित होने के कारण बढ़ जाता है। ये COP30 का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी लोकेशन अमेजोन में ही है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी की शुरुआत है, जलवायु वित्त पर जोर दिया गया है, ग्लोबल स्टॉकटेक का क्रियान्वयन है, जनजातीय समुदाय के अधिकारों को महत्व दिया गया है, जलवायु न्याय और उत्सर्जन में कटौती की दिशा में एक निर्णायक कदम है। जो अपन कार्बन इमिशन की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर राइज की बात कर रहे हैं, उस लिमिटेशन को लेकर के बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट देखा जाता है। यस, नेक्स्ट वन देखते हैं, इवैल्यूएट
द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी क्या है? यस, आप भी इन सबको आगे अपन देख सकते हैं। अपन जल्दी से इसको करते हैं। जैसे कि क्या है, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड सैटेलाइट मॉनिटरिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन फंड है। इट टूवर्ड countries for maintaining forest and mobilize blended finance, although promising challenges including the monitoring accuracy, equitable fund distribution, and dependency private on private capital. नेक्स्ट वन अपन देखते हैं जैसे कि क्या है, एक्सप्लेन इंडियाज रोल एंड प्रायोरिटी एट कॉप 30। तो अपन ने पहले ही अपन ने कहा था, जैसे कि नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में पढ़ा अपन, इंडिया अपने आप में क्लाइमेट इक्विटी, जिसको अपन एम्फेसाइज क्लाइमेट इक्विटी इन द सेंस, जैसे कि हम क्लाइमेट को लेकर के अवेयर हैं, उसके साथ साथ इक्विटी को इक्वल करने की जो बात करते हैं कि हम सबकी एक साझेदारी साझेदारी होनी चाहिए, भागीदारिता होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हम सब लोगों की। इक्विटी पे अपन देखेंगे। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल इस प्रकार से होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। अफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस एज एन ऑब्जर्वर, ये जैसे कि एज एन ऑब्जर्वर इन टी यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाइनेंस फैसिलिटी, India highlighted forest protection and renewable energy leadership while resisting यूनिलेटरल फॉसिल फ्यूल प्रेशर को लेकर के, ये अपन देखेंगे। यस, आई होप इट्स ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं। आप सब इन चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे कि अपन देखेंगे, कोपेन 30 वॉज हेल्ड इन विच सिटी, कहाँ पर हो रहा है कोपेन? ऑप्शन है बेलेम। विच मेजर ग्लोबल फंड लॉन्च्ड एट कॉप 30, कौन सा फंड है जो कि अपने आप में हमारे इसमें अपन देखे जाएंगे। कॉप 30 में मेजर फंड कौन सा है? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, इसको अपन देखेंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो कि फंड है। इंडिया ज्वाइन किस प्रकार से ज्वाइन करता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में? ऑब्जर्वर, वी हैव एज ए ऑब्जर्वर। यस, कॉप 30 फोकस एंड विच प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बेलेम इज लोकेटेड इन विच इकोसिस्टम, कौन से हैं? अमेजॉन इकोसिस्टम में हमारा बेलेम लोकेटेड है। नेक्स्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सम एक्सप्लेनेशन है। कॉप 30 टुक प्लेस बेलेम अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। यस, यू कैन जस्ट आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को जो कि अपने आपकी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्टडी में और ही हेल्प होगा। यस, ये आपको पीडीएफ हमें एनडीएस, ये आपको पीडीएफ एनडीएस कैंपस, जो कि अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल, इसके अलावा भी स्टडी मटेरियल अपन शेयर करते हैं, क्यूज भी शेयर करते हैं, और जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी इन्हांस हो सकें और भी अपन उसको क्वालिटी दे सकें और अच्छे तरीके से अपन कर सकें। तो यस स्टूडेंट, ये भी आप ज्वाइन करें, जिससे आप जहाँ से आपको ये पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी, मैं वहाँ शेयर करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं तो कंट्री ओवरव्यू। बेलेम कहाँ पर है? जैसे कि अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था, बेलेम अपने आप में रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कंट्री, जो कि अपने आप में कहाँ है? ब्राजील में। तो ये ब्राजील में एक सिटी है जहां पर ये कॉप 30 हमारा कॉप 30 समिट हो रहा है। यस, ब्राजील, ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन सदर्न यानी कि साउथ अमेरिका एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। एरिया वाइज देखा जाए तो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि कौन सी है? हमारी ब्राजील है। It is known for the Amazon rainforest, uh,
एक्सटेंसिव रिवर इकोसिस्टम, जो कि क्योंकि अपने आप में हमारा अमेजोन रिवर इकोसिस्टम है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। फिर अपन देखते हैं अपन जैसे कि हमारा कॉफी प्रोडक्शन सर्वाधिक, यानी कि यूज ऑफ यहाँ पर कॉफी प्रोडक्शन होता है। वाइब्रेंट कल्चर डाइवर्सिटी, वहाँ की जो कल्चर डाइवर्सिटी है, इसलिए भी ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। पर इस कंट्री का ओवरव्यू अपन आगे देख लेते हैं, जो कि अदर आपके लिए फैक्ट्स हैं जो नॉलेज और भी इनहांस कर सके। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 5वां। अमेजोन वर्षा वन, विशाल नदियों, कॉफी का उत्पादन, संस्कृति की विविधताओं के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। क्या है कैपिटल, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम रियो, रियो डी जेनेरो। आपको पता है जैसे कि 1992 में रियो समिट हुई थी, जिसको अर्थ समिट कहते हैं, वो इसी ब्राजील में हुआ था, और वो रियो टू ब्राजीलिया। ये 1960 में वहाँ होती है। प्रमोट इनलैंड डेवलपमेंट और डिजाइन आर्किटेक्ट ऑस्कर नेमेयर एंड प्लानर टोशिको कोस्टा, ये इस कैपिटल को डिजाइन करने वाले थे, जिसको अपन कहते हैं ब्राजील की, जो कि क्या है कैपिटल, हमें ध्यान रखना है क्या है, ब्राजीलिया। इंपोर्टेंट ब्राजीलिया। करेंसी क्या है, ब्राजीलियन रियाल। ब्राजीलियन रियाल इसकी करेंसी है, इस प्रकार का इसका सिंबलाइज। एंड ये प्लानो रियाल। नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, ब्राजील के सीमावर्ती देशों में अपन देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका की भी देखेंगे तो सबसे बड़ा जैसे 10 कंट्रियां इसके साथ जुड़ती है, जैसे कि हाईएस्ट सदर्न अमेरिका आफ्टर चाइना, रशिया के बाद। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी देखोगे तो इनके बाद तीसरे नंबर पर, जिसके सबसे ज्यादा देशों के साथ क्या सीमा लगती है। कौन कौन सी शेयर है बॉर्डर के साथ अपन देखेंगे तो अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, गुयाना, पेरांग्वे, पेरू, सुरीनाम, उरुग्वे, पैराग्वे और उरुग्वे दोनों, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, इतने फ्रेंच की टेरिटरी है जो कि दक्षिण अमेरिका में भी है, वो फ्रेंच की टेरिटरी। या 10 देशों के साथ सीमा लगाते हैं, वो भी अपन इसमें आगे देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि ये हमारा ब्राजील है, यहाँ जैसे कि फ्रांस, अपने आप में कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, उरुग्वे, पैराग्वे, ये सब अर्जेंटीना, ये सब कंट्री हैं जो कि इसके बॉर्डर शेयर करती है, जो कि अपने आप में 10 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बड़ा लार्जेस्ट कंट्री है, और वर्ल्ड में भी इसके आप में देखोगे तो 5th नंबर पर आता है। या वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो ये सदर्न अमेरिका में है, इसकी बॉर्डर यहाँ तक यहाँ है, इतनी बड़ी ये अपने आप में कंट्री है। या डाइवर्सिटी, यूज ऑफ डाइवर्सिटी, और देखा जाए तो ये उष्णकटिबंधीय देश है। क्यों है उष्णकटिबंधीय देश, क्योंकि ये हमारा 0 डिग्री लोकेशन है, 0 डिग्री के ऊपर ये कंट्री आती है, जो यहाँ पर सर्वाधिक डाइवर्सिटी, यूज ऑफ डाइवर्सिटी है। या इंपोर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट क्या है, महत्वपूर्ण कुछ ज्योग्राफिकल तथ्यों की तरफ देखेंगे तो लार्जेस्ट रिवर यहाँ पर सिस्टम देखेंगे तो अमेजोन रिवर है। लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट देखेंगे तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। मेजर लैंग्वेज पोर्टुगीज, ओनली पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्री इन सदर्न अमेरिका, ये एक ही कंट्री है जो कि पोर्टुगीज, क्योंकि पुर्तगाल लोग यहाँ पहुंचे, पुर्तगालों ने यहाँ पर राज किया, रूल किया, गवर्न किया इस प्रकार से, इसलिए यहाँ पर पोर्तुगीज बोली जाती है। कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट अटलांटिक कोस्ट लाइन इन सदर्न अमेरिका, अटलांटिक देश, हाँ अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है तो वो इस देश की है। अमेजन नदी, वर्षावन, पुर्तगाल इसकी भाषा है पुर्तगाली। एग्जाम ओरिएंटेड अदर फैक्ट क्या है, ब्राजील इज ए पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, सदर्न अमेरिका, ये ब्रिक्स के पार्ट हैं, ये ब्रिक्स कंट्रियां, इस ग्रुप को अपन ब्रिक्स कहते हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड सदर्न अमेरिका, ये कंट्रीज हैं मेजरली 1, 2, 3, 4 और 5। आने वाले टाइम में अपन ब्रिक्स के ऊपर भी सेशन करेंगे, क्या है ब्रिक्स, क्यों इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों का किस प्रकार से पार्टनरशिप है, यहाँ पर हम किस प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं, क्या हमारे मेजर थीम है, यहाँ पर मेजर फोकस पॉइंट है, हम किसको लेकर के हैं, कल्चर को लेकर के हैं, इकोनॉमिक को लेकर के हैं, हमारी क्या क्या भागीदारी है, सिक्योरिटी को लेकर के हैं, और उसके साथ अपन देखेंगे तो सब में एक ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के ये सारे ग्रुप बनते हैं। ब्रिक्स के ऊपर भी बना के देखेंगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ग्लोबली सबसे ज्यादा देखेंगे तो यहाँ पर कॉफी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। होस्ट अमेजोन बेसिन, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है यहाँ पर। बॉर्डर एवरी, जो कि हमारा साउथ अमेरिका कंट्री के कंसेप्ट में देखें तो ये सीले और इक्वेडर, जो कि 2 है, ठीक है, 2 नहीं है,
अदर कंट्री में सब में है, इसके साथ बॉर्डर शेयर होती है। ब्राजील एक वैश्विक और विश्व के सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन के रूप में है। विश्व में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। दक्षिण अमेरिका में सभी देशों से घिरा है, चिले और इक्वेडर को छोड़कर, इन दोनों देशों को छोड़ करके सभी देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। आई होप गाइज, स्टूडेंट व्यूअर्स, ये आप सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट के साथ साथ करंट का भी अपन टॉपिक देखेंगे। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार के मैं रेगुलरली अर्ली मॉर्निंग पे इस एनडीएस कैंपस पर अपन 7 से लेकर के 8 तक एक लाइव सेशन करेंगे। रेगुलरली ये लाइव सेशन है, तो आप सब आकर के जुड़िएगा अर्ली मॉर्निंग, जिससे हमारा करंट और दिल्ली इस प्रकार के जो करंट टॉपिक हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस कर सकें, और दुनिया में चलने वाली जो जितनी भी घटनाएं हैं या फिर जितने पर इम्प्लीटेशन हैं या फिर उन सब पर अपन डिस्कस करें, एनालिसिस करें, वो जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं सभी जिस कंट्री की लोकेशन को लेकर के, कंट्री का ओवरव्यू लेकर के, उनके मैप को लेकर के, जिससे ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि विश्व में प्रत्येक ये इस प्रकार की आप जिससे आप रेगुलरली क्लास लेते हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको विश्व की जितनी भी कंट्री हैं उन कंट्री सभी की लोकेशन तक याद हो जाएगी कि प्रत्येक कंट्री की लोकेशन कहाँ है, प्रत्येक शहर को हमें याद करना है। तो ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा। लिख करके एक अलग से आप अपने आप में एक नोटबुक तैयार करें। उस नोटबुक में रेगुलरली आपका जो जैसे कि दिल्ली करंट एनालिसिस है, दिल्ली न्यूज़ एनालिसिस है, दिल्ली करंट न्यूज़ एनालिसिस, इसके ऊपर आप अपना एक बहुत बड़ा नॉलेज कवर कर सकते हैं, और करना भी, क्योंकि ये एग्जाम से, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम सबको ये करना होगा। थैंक यू सो मच। अपन देखेंगे जैसे कि दिल्ली लाइव सेशन शेड्यूल करते हैं, ऑलरेडी शेड्यूल है, इसमें अपन देखेंगे तो जैसे लाइव क्लासेस अर्ली मॉर्निंग लाइव सेशन 7 से 8 बजे तक हैं, जिसमें दिल्ली न्यूज एनालिसिस की जाएगी, जो कि आज ये टॉपिक अपन देख रहे हैं। इसी प्रकार के बेहतरीन टॉपिक रेगुलरली वे में अपन उसको डिस्कस करेंगे। इवनिंग लाइव सेशन में 7 से लेकर के 8 बजे तक का है, जिसमें अपन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को लेकर के कोई मेजर टॉपिक को लेकर के अपन लाइव सेशन करेंगे, और उसके अंदर भी आप सबको मिलेगा। तो आप, आई होप आप सब लाइव जुड़ेंगे, लाइव जुड़े, लाइव ज्वाइन करें चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, जिससे आपकी ये सपोर्ट से ही इस प्रकार के एक नॉलेजफुल सेशन लाता रहूँगा, जिससे हम सबका नॉलेज एनहांस हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको पीडीएफ, पीपीटीज या सब से आपको नॉलेज मिलेगा, क्यूज भी मिलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।